अगर आपको भी प्रीपोजिशन में दिक्कत है कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगाना है, एट कहाँ होगा, कहाँ अक्रॉस यूज करें, कहाँ थ्रो यूज करें, कहाँ एवर यूज करें, कहाँ ऑन यूज करें, कहाँ एवर अंडर यूज करें, आपको भी अगर ये सब कंफ्यूजन होता है कहाँ करें क्या करें नहीं करें, कोई बता देता तो अच्छा होता। तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया। तो चलिए मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूँ, एक एक करके एक एक प्रीपोजिशन का एकदम ताला खोलेंगे और आपका कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है ताकि आप समझ पाओ कि यहाँ किस किस प्रकार का कंफ्यूजन होता है। फिर एक एक करके एक एक प्रीपोजिशन को पढ़ा जाएगा। पहले उससे रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल होते हैं जहाँ जहाँ हमें कंफ्यूजन होता है पहले उसको समझते हैं। फिर उसके बाद फिर टू प्रीपोजिशन, फिर टुवर्ड्स प्रीपोजिशन, एक एक करके कहाँ यूज करना है कहाँ यूज नहीं करना है, एक एक बात उसको हम समझेंगे। तो पहले हम पहला एग्जाम्पल को देखते हैं। तो मैंने लिखा द पांडवास वेंट डैश द हिमालय इन द एंड। तो इन द एंड प्रीपोजिशन के बारे में हमने कल पढ़ा था। फाइनली जो पांडवास हैं कहाँ चले गए, हिमालय की तरफ चले गए। अगर आप महाभारत पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि जो पांडव हैं जब सब कुछ खत्म हो गया, लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई, अंत तक कहाँ चले गए, हिमालय की तरफ पैदल चल दिए थे सभी लोग। मतलब यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि ये फाइनली इनका जो डेस्टिनेशन था वो क्या था, डेस्टिनेशन क्या था, हिमालय था। तो हिमालय यहाँ क्या है, डेस्टिनेशन है। हिमालय क्या है, डेस्टिनेशन। कि फाइनली हम वहां जा रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो अब मेरा जो स्कूल है वो क्या है, डेस्टिनेशन है। तो ठीक उसी प्रकार जो पांडवाज है उसका ये क्या है, डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन के लिए जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं उसको क्या है, वो क्या है, टू। क्या है, तो जो आपका डेस्टिनेशन है, फाइनली आप वहां जाना चाहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल आपका डेस्टिनेशन हो गया। जैसे बोलता है आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल आपका डेस्टिनेशन हो गया। तो डेस्टिनेशन के लिए जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, आपका जो डेस्टिनेशन है उसके लिए क्या प्रीपोजिशन है, वो क्या है, टू। अब दूसरा पढ़ते हैं द लैंड ब्रिज ब्लो। लैंड ब्रिज मतलब तटीय हवा, ठंडी हवा, ब्लोस डैश द हिमालयस। तो मान लो हवा जो बहता है, क्या हवा का कोई डेस्टिनेशन होता है कि हाँ उसको वहां जाना है, उसको वहां, ऐसा नहीं तो नहीं है। तो हवा कभी उधर बहता है, कभी उधर बहता है, कभी किधर भी बहता है। मतलब हवा जो है उसका एक डायरेक्शन होता है कि वो कभी पूरब की तरफ बह रहा होता है, कभी पश्चिम की तरफ बह रहा होता है, कभी उत्तर की तरफ बह रहा होता है और कभी दक्षिण की तरफ बह रहा होता है, कभी ईस्ट वेस्ट, मतलब किसी भी डायरेक्शन में बह रहा होता है। मतलब उसका एक डायरेक्शन होता है जाने का कि कभी इस डायरेक्शन में गया, कभी उस डायरेक्शन में, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है। तो अगर हमें डायरेक्शन का बात करना है तो यहाँ जो हिमालय है, हिमालय क्या है, हिमालय के डायरेक्शन में बह, हिमालय क्या है, डायरेक्शन है। हमने क्या पढ़ा था, जो प्रीपोजिशन है वो क्या करता है, रिलेट करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, विथ रिस्पेक्ट टू बिलोंगिंगनेस, विथ रिस्पेक्ट टू कास्ट। यहाँ रिलेशन शो कर रहा है डायरेक्शन का, कि जो ब्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ हम डायरेक्शन का प्रीपोजिशन लिखेंगे टुवर्ड्स। अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, अ लार्ज नंबर के बारे में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ऑफ रिवर्स ओरिजिनेटेड डैश द हिमालय। तो जो बहुत सा, जैसे हिमालय से कहाँ गंगा निकलता है, ब्रह्मपुत्र निकलता है और भी रिवर निकलता है। तो जो हिमालय वो क्या हो गया, सोर्स हो गया। मान लो ये हिमालय है और यहाँ से क्या हो रहा है, नदियां निकल रही हैं। तो मतलब हिमालय क्या हो गया, सोर्स, जहाँ से चीजें ओरिजिनेट हो रही हैं। तो सोर्स का जो प्रीपोजिशन होता है हमारे पास, अगर हमें बताना हो कि ये उसका सोर्स है, ये उसका सोर्स है, तो जो सोर्स का प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है, हमारा फ्रॉम होता है। तो हिमालय यहाँ क्या है, सोर्स है। हिमालय क्या है, हमारा सोर्स है जहां से नदी निकल रही है। तो सोर्स का प्रीपोजिशन क्या होता है, फ्रॉम। तुमने एक एक करके एक एक एग्जाम्पल समझा, फिर कुछ और प्रीपोजिशन है उसके भी कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। फिर हम एक एक प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल समझेंगे। पहले एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ओ यहाँ ये यूज होता है, यहाँ ये यूज होता है। तो पहले आइडिया क्लियर करते हैं। फिर से मैंने कुछ सेंटेंस लिखा ताकि हम समझ पाए कि जो एक क्रॉस वर्ड है, ओवर वर्ड है, नियर वर्ड है, ये जो प्रीपोजिशन इसका कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे कंफ्यूज होते हैं। जैसे हम लिखा है नेपाल एंड चाइना आर डैश द हिमालयस, डैश द हिमालयस। तो इसलिए हिमालय है
और हम बोले कि नेपाल और चाइना जो है, मान लो इधर इंडिया है, तो हम बोल क्या नेपाल और चाइना जो है हिमालय के इस तरफ है, हिमालय के इस तरफ है। मीनिंग क्या निकल रहा है, कोई एक चीज है और उसके दूसरी तरफ क्या चीज है, हम ये रेफर माने, हम तो इस तरफ है और उसके दूसरी तरफ क्या है, यहाँ ऑन द, क्या ऑन द अदर साइड। तो जब हमें ये मीनिंग करना, कन्वे करना होता है ऑन द अदर साइड, कि कोई एक चीज है, अब एक चीज क्या है, हिमालय ये हो गया, और इस हिमालय की दूसरी तरफ क्या है, हम ये बताना चाह रहे हैं। क्या यूज करते हैं, यहाँ जो हिमालय है ये ऑन द अदर साइड का रिलेशन शो कर रहा है कि कोई एक हिमालय है और हिमालय की दूसरी तरफ क्या है, हम क्या लिखेंगे, अक्रॉस द हिमालय, हिमालय के दूसरी तरफ क्या है। तो ये हमने समझा कि हमें बताना है कि हिमालय के दूसरी तरफ क्या है, तो उसके लिए कोई एक चीज है उसके दूसरी तरफ क्या है, ये रिलेशन शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अक्रॉस। अब दूसरा है द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली डैश द हिमालय। अब हिमालय है, अब ये मान लो क्या है, एक हिमालय है और हिमालय क्या एक वर्टिकल पोजीशन है, पृथ्वी से ऊंचा है, और ये मान लो आकाश है, और आकाश में कहीं जो सन है क्या है वो चमक रहा है। तो ये जो हिमालय है और जो सन है उसके बीच में क्या है, वर्टिकल गैप है। तो अगर हमें दो चीज के बीच में रिलेशन शो करना हो, ऐसे दो चीज के बीच में रिलेशन शो करना हो जो वर्टिकली पोजीशन हो, मैंने क्या कहा, हमें ऐसे दो चीज के बीच में रिलेशन शो करना है जो वर्टिकली पोजीशन हो, उसके बीच में पहले ये हो फिर उसके ऊपर वो हो और दोनों के बीच में कुछ गैप हो, वर्टिकली गैप, वर्टिकल। जैसे मान लो कि यहाँ हो गया बल्ब हो गया, ठीक, ये हो गया टेबल, द बल्ब इज ओवर द टेबल, इसके बीच में क्या है, वर्टिकली पोजीशन है, ये टेबल हो गया और यहाँ बल्ब होगा, तो वर्टिकली पोजीशन है। अगर कोई चीज वर्टिकली पोजीशन हो और उसके बीच में हमको रिलेशन शो करना है तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, अगर जो चीज ऊपर है उसके लिए बताना चाह रहे हैं तभी हम क्या बताना चाह रहे हैं, सन जो क्या है ऊपर है, तो ऊपर के लिए क्या होगा, ओवर, ऊपर के लिए क्या होगा, ओवर, क्या होगा, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली ओवर द हिमालय, ओवर द हिमालय, ठीक। There are few restaurants, resorts, there are few resorts dash the हिमालय। अब हिमालय जो है वहाँ तो अगर हम प्रॉपर हिमालय की बात करें, ये प्रॉपर हिमालय वहाँ बर्फ गिरता है, वहाँ ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है कि आप वहाँ कुछ बना सको, कोई रिजॉर्ट बना सको। तो उसके जो आसपास का जगह है, नियर जगह है, उसका कहाँ क्या बनाया गया है, रिजॉर्ट बनाया गया। तो यहाँ जो हिमालय है, यहाँ जो हिमालय है वो क्या नज़दीकी जगह है, प्रोक्सिमिटी है, नज़दीक की जगह है। तो नज़दीक की जगह है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नियर। तो हमने ये समझा कि इसका कहाँ यूज होता है, उसका कहाँ यूज होता है। तो एक दो और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद एक एक प्रीपोजिशन का प्रॉपर्ली स्टडी किया जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है मेनी काइंड ऑफ हर्ब्स आर फाउंड डैश द हिमालय, देयर आर बिल्डिंग्स डैश द हिमालय, ठीक, क्या लिख दिया, दे आर बिल्डिंग, दे आर बिल्डिंग, गलत लिख दिया मैं, टनल्स, बिल्डिंग अ टनल्स, बिल्डिंग अ टनल। तो एक सेंटेंस है मेनी काइंड ऑफ हर्ब्स आर फाउंड डैश द हिमालय, दूसरा है दे आर बिल्डिंग अ टनल डैश द हिमालय। तो अब जो मान लो ये हिमालय है, ये हिमालय है, हिमालय है, और हिमालय में क्या होता है कि बहुत सारे जो डिफरेंट वैरायटी के जो हर्ब्स होते हैं, मतलब जड़ी बूटी, पर्टिकुलर वैरायटी के कुछ जानवर होते हैं या फिर कुछ हर्ब्स तो हिमालयन रीजन में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ कुछ क्या है, हर्ब्स है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हिमालयन रीजन है, जो हिमालयन रीजन है मतलब वहाँ जो एरिया है, वहाँ जो स्थान है, वहाँ क्या पाया जाता है, हर्ब्स पाया जाता है। तो हम हिमालय को से क्या रिलेशन शो करना चाहते हैं, हिमालय क्या हो गया, यहाँ रीजन हो गया, एक प्लेस हो गया। तो
रीजन या फिर एरिया का जो प्रीपोजिशन होता है, हमें ये बताना है कि हब्स कहाँ इस रीजन में है, इस प्लेस में है। तो जब हमें एरिया और रीजन का रिलेशन शो करना होता है, एरिया और रीजन का रिलेशन शो करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन। मेनी काइंड ऑफ हर्ब्स आर फाउंड इन द हिमालयाज। हम एरिया और रीजन का प्रीपोजिशन शो करें कि कोई चीज है, कोई वहाँ सिचुएटेड है, इस स्थान पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, क्या लिखेंगे? इन। कोई एरिया में लोकेटेड है, कोई रीजन में लोकेटेड है, तो हम ऐसा बात करेंगे। दे आर बिल्डिंग अ टनल, जैसे आप टनल है, सुरंग है, तो पहाड़ होता है, तो पहाड़ में क्या होता है? टनल गो थ्रू होता है, मतलब आर पार निकलता है, इसका मतलब गो थ्रू हुआ है, एक चीज किसी दूसरी चीज के आर पार निकला है। तो यहाँ जो हिमालय है, इसके क्या हुआ? गो थ्रू, मतलब यहाँ मीनिंग क्या निकल रहा है? गो वाया समथिंग। तो वो समथिंग क्या है? हिमालय है। मतलब यहाँ टनल जो है वो क्या हुआ है? टनल जो है वो क्या हुआ है? वो निकला है, किससे निकला है? हिमालय से निकला है। तो यहाँ जो हमें मीनिंग कन्वे करना है, हमें निकलना है कि गो वाया समथिंग का मीनिंग कन्वे करना है। तो किसी चीज से होकर जा रहा है, अगर कोई चीज किसी चीज से होकर गुजरे, टनल उससे होकर गुजर रहा है, ठीक, तो वहां क्या लिखेंगे? तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स थे, जैसे मैंने 7 एग्जाम्पल लिया, 7 या 8 एग्जाम्पल, और उस 7-8 एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि जो इन प्रीपोजिशन है, थ्रो प्रीपोजिशन है, टुवार्ड्स प्रीपोजिशन है, अक्रॉस प्रीपोजिशन है, ओवर प्रीपोजिशन है, इसका जो फंडामेंटल यूज है, कहाँ कैसे यूज किया जाए, तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल है, क्या यूज होता है, कहाँ यूज होता है। अब हम एक एक प्रीपोजिशन को सीक्वेंस वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो अब पहला प्रीपोजिशन हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पहला प्रीपोजिशन हमारा आता है थ्रू एंड अक्रॉस। अब हम लोग समझते हैं कि एक एक करके हर एक प्रीपोजिशन को और इसका एक एक पुर्जा खोला जाएगा। और दूसरा है हमारा अक्रॉस। ये जो थ्रू प्रीपोजिशन है, इसका यूज हम तब करते हैं, जब हम मीनिंग कन्वे करना हो, किसका? गो वाया समथिंग। कोई चीज जो है किसी से होकर निकल गई, तो जब हमें गो वाया समथिंग का मीनिंग कन्वे करना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। ये हो गया इसका पहला यूज। दूसरा यूज हम कब करते हैं? हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि हमने किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए कोई काम को परफॉर्म किया, कि बताना हो, मीन्स with the help of which we perform some activity। तो एक माध्यम होता है, मैंने कोई, मान लो कोई ने काम किया, तो मैंने कोई जो काम किया वो किसके जरिए किया? मान लो मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग थ्रू, हो सकता है मैंने लिखा पेन के थ्रू लिखा, तो किस जरिए मैंने किसी एक्टिविटी को किया, तो वहां भी हम लिखते हैं क्या चीज? ठीक। और तीसरा, जब हम गो वाया समथिंग की मीनिंग में कन्वे कर रहे हो, किस मीनिंग में कन्वे कर रहा हूँ? गो वाया समथिंग में। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके थ्रू हम गो वाया समथिंग का मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम गो वाया समथिंग का मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? जिसके थ्रू हम गो वाया समथिंग का मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट 3D होना चाहिए, मतलब 3 डायमेंशनल होना चाहिए, या फिर हमको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ये 3 डायमेंशनल है। ये हो गया थ्रू प्रीपोजिशन का यूज, ठीक। फिर से हम एग्जांपल देंगे और क्लियर होगा। ये तो हो गया जब हम गो वाया समथिंग का मीनिंग कन्वे करना हो तो,
और उस केस में वो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो 3D होना चाहिए। दूसरा, हम किसी चीज के माध्यम है, कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया, कोई वर्क परफॉर्म किया, तब हम थ्रू का यूज करते हैं। ठीक, अब हम जो अक्रॉस है उसका कब यूज करते हैं? जब हमें मीनिंग कन्वे करना हो ऑन द अदर साइड, जब हमें मीनिंग कन्वे करना हो ऑन द अदर साइड, या फिर हमें मीनिंग कन्वे करना हो फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, या फिर हमें मीनिंग कन्वे करना हो फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, तब हम अक्रॉस का यूज करते हैं। और अक्रॉस हम दूसरा तब यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं 2D ऑब्जेक्ट के लिए, 2D ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम एग्जांपल लिखेंगे, चीजें और भी क्लियर हो। ये हो गया इसका यूज, कि कब हम किस प्रीपोजिशन का कब यूज करेंगे। तो इसका हम थ्रू जो प्रीपोजिशन उसका यूज हम तब करते हैं जब हमें गो वाया समथिंग का मीनिंग कन्वे करना हो, या फिर हमें मीनिंग कन्वे करना हो मीन्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी परफॉर्म सम एक्टिविटी। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा, वो यूज होता है 3D ऑब्जेक्ट के लिए, और अक्रॉस का यूज हम लोग करते हैं 2D ऑब्जेक्ट के लिए। और अक्रॉस हम तब यूज करते हैं जब वो हम मीनिंग कन्वे कर रहे हो ऑन द अदर साइड, या फिर फ्रॉम वन एंड टू द अदर का मीनिंग कन्वे हो रहा हो, तब हम अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसको लिखिए, फिर हम आपके लिए कुछ एकदम धमाकेदार चमकदार एक एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि सारी चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो आपको इसमें फील करना है कि कहाँ अक्रॉस होगा। ऑप्शन क्या है आपके लिए, या तो अक्रॉस होगा या तो थ्रू होगा, यही दो में से कोई होगा। और कौन सा कहाँ फील किया जाएगा आपको, जो मैंने अभी बताया था कि इसका यहाँ यूज होता है, इसका यहाँ यूज होता है, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको यहाँ यूज करना। जैसे मैंने लिखा, माई बेस्ट फ्रेंड वॉज ऑन द फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट तो अक्रॉस द अटलांटिक, या फिर थ्रू द अटलांटिक। तो अब माई बेस्ट फ्रेंड वॉज ऑन द फ्लाइट, क्या फ्लाइट पे, किस फ्लाइट पे, कॉमर्शियल फ्लाइट पे, अक्रॉस द अटलांटिक। तो अटलांटिक के अंदर हो सकता है ये कोई 3D ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये अटलांटिक ओशियन होगा और ये फ्लाइट होगा, क्या कोई फ्लाइट होगा, ठीक है। तो फ्लाइट के लिए ये जो अटलांटिक है वो कैसा लगेगा, 2D ऑब्जेक्ट लगेगा, वो 2D ऑब्जेक्ट लगेगा। तो क्या हो रहा है, अक्रॉस द अटलांटिक आएगा, अक्रॉस commercial flight across the Atlantic. My best friend was on the first commercial flight across the Atlantic, on the other side of the Atlantic. तो ये हो गया हमारा across। तो यहाँ जो मीनिंग हम कन्वे करना चाहें 2D ऑब्जेक्ट के लिए, किसके ऑब्जेक्ट के लिए, 2D ऑब्जेक्ट के लिए। अगर यहाँ जो फ्लाइट है, फ्लाइट की जगह हो जाता है सबमेरीन, क्या हो जाता है, सबमेरीन। सबमेरीन क्या होता है, सबमरीन पानी के अंदर चलता है। सबमरीन की जैसे मान लो, सबमरीन क्या होता है, पानी के अंदर चलता है। अगर फ्लाइट की जगह यहाँ लिखा होता है सबमरीन, तो सबमरीन क्या होता है, पानी के अंदर चलता है। क्या होता है, पानी के अंदर चलता है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, ये हो जाता है 3D ऑब्जेक्ट, और 3D स्पेस में ये सबमरीन चल रहा होता। तो ये उसके लिए जो सबमरीन है क्या हो जाता, 3D ऑब्जेक्ट होता। तो वहाँ हम अक्रॉस ना लिख के थ्रू लिखते। तो मैंने क्या कहा, अक्रॉस का यूज हम 2D के लिए करते हैं और 3D के लिए इसका यूज करते हैं थ्रू का। तो माय बेस्ट फ्रेंड वाज ऑन द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट अक्रॉस द अटलांटिक, अटलांटिक के उस पर। ठीक, तो वही अगर सबमरीन होता हम क्या लिख देते, थ्रू लिखते, बट यहाँ फ्लाइट है अक्रॉस होगा, क्योंकि ये अटलांटिक इसको क्या लगेगा, उसके लिए क्या एक 2D ऑब्जेक्ट है। They say that this drill is strong enough to bore। अब हम इस ड्रिल के, ये ड्रिल है क्या है, मीन्स है बोर करने का। अब ये ड्रिल का रिलेशन शो करना। अब बोर कहाँ कर ले, थ्रू सॉलिड रॉक। अब रॉक क्या होता है, मान लो रॉकेट रॉक है, पत्थर क्या होता है, 3D होता है। दूसरा, पहला बात तो हम यहाँ
ये बताना चाह रहे हैं कि हम ड्रिल के माध्यम से बोर करेंगे, यानी मीन्स ऑफ वर्क, किस मीन्स के किसके जरिए हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो ड्रिल के माध्यम से। ठीक, उसके बाद हम जहाँ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो क्या होगा, सॉलिड रॉक होगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा जो कि 3D ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा, थ्रो। अब ये दोनों एग्जांपल आपने देख लिया, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा दो और उड़ा दो इसको। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में मान लो कोई आदमी चल रहा है, तो फॉरेस्ट नीचे होगा। कोई मान लो फॉरेस्ट है तो यहाँ पेड़ पौधा होता है, और कोई आदमी है नीचे चल रहा है, तो जो फॉरेस्ट है उसके लिए क्या हो जाएगा, 3D ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वो फॉरेस्ट उसके लिए 3D ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हम यहाँ क्या लिख देंगे, थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। अब कोई फील्ड है, फील्ड क्या है, एक मैदान है, उसमें क्या है, हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2D ऑब्जेक्ट। अब जाते हो वहाँ कोई 3D जैसा दिखता है, लगता है एकदम समतल है, 2D स्पेस। ठीक, 2D स्पेस मतलब क्या, इसमें लेंथ है और ब्रेथ है, जैसे बोर्ड है, बोर्ड आपके लिए अभी क्या है, 2D स्पेस है। तो उसको जो फील्ड है वो क्या लगेगा, एक 2D स्पेस लगेगा, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, अक्रॉस लिखेंगे, लिखेंगे अक्रॉस लिखेंगे। हमें क्या समझ आया, 2D 3D का मतलब समझ गए। उसके बाद अगर हम गो वाया समथिंग का मीनिंग कन्वे करना हो, जैसे क्या, ये 3D का अभी मीनिंग कन्वे हो रहा है, यहाँ अक्रॉस है, यहाँ 2D है, और द अदर साइड ऑफ अटलांटिक, कमर्शियल फ्लाइट अक्रॉस द अटलांटिक के उस पार। ठीक, ऑन द अदर साइड तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये 2D ऑब्जेक्ट है, तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाता है, अक्रॉस, 3D होगा तो थ्रो। ये हमने समझ लिया। तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ मैंने फिर से कुछ सेंटेंस लिखा है, कि देयर इज ए शॉप डैश द रोड, देयर इज ए शॉप डैश द रोड। मान लो ये रोड है, ठीक, और रोड के इस तरफ आप हो और इधर शॉप है। अब क्या बोलोगे आप, यहाँ बोलोगे देयर इज ए शॉप अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड, इसका मतलब क्या हो गया, ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, यानी अक्रॉस द रोड। अब इस साइड हो, उधर शॉप है, तो क्या बोलोगे, देयर इज ए शॉप अक्रॉस द रोड। ठीक, देयर इज अ एफओबी, देयर इज ए एफओबी डैश द, एफओबी मतलब फुट ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज। ये जो जैसे ये रोड होता है, ये रोड होता है, अब इसमें क्रॉसिंग के लिए क्या होता है, एक ब्रिज बना दिया जाता है, ताकि पैदल जो जिसको रोड क्रॉस करना है, जैसे हाईवे है, बहुत बड़ा हाईवे है, बहुत चलता फिरता है, ऐसे रोड क्रॉस करोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इधर से फुट ओवर ब्रिज बना दिया है कि ताकि पैदल अगर क्रॉस करना रोड को, तो इधर से चलो, इधर से उधर जाओ, रोड क्रॉस हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फुट ओवर ब्रिज। तो देयर इज ए फुट ओवर ब्रिज, कहाँ है, ऑन द, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ रोड। तो यहाँ क्या मीनिंग निकला है, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ठीक, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, ये क्या हो जाएगा, अक्रॉस। हमको यहाँ क्या मीनिंग चाहिए, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, मतलब इस एंड से लेकर उस एंड तक क्या है, एफओबी है, फुटपाथ है, फुट ओवर ब्रिज है, तो ये मीनिंग चाहिए, तो हमने यहाँ अक्रॉस लिखा। ठीक, तो थीव्स एस्केप डैश द विंडो। अब मान लो ये विंडो है, अब इसको भागना है रूम से, क्या होगा, इसके आर पार जाएगा, आर पार जाएगा मतलब गो वाया समथिंग, गो वाया समथिंग। ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो स्केप किया है, स्केप करने के लिए किसका यूज किया है, किसका एज ए मीन्स यूज किया है, तो विंडो का एज ए मीन्स यूज किया है, एज ए साधन यूज किया है, क्या करने के लिए, स्केप करने के लिए। तो उस केस में भी यहाँ क्या हो जाएगा, थ्रो, थ्रो हो जाएगा। तो उसने एक विंडो को यूज किया है एक साधन की तरह, भागने के साधन की तरह, या फिर गो वाया मीनिंग गो वाया समथिंग किसकी तरफ जा रहा है, विंडो की थ्रो। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजरे तो वहां भी थ्रो होता है, दोनों मीनिंग में थ्रो ही होगा। रे ऑफ लाइट कांट पास डैश ए मेटल सीट, अब नहीं पास कर सकता है, तो यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है, गो वाया समथिंग। और ये मेटल क्या होता है, मेटल सीट एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, गो वाया 3D ऑब्जेक्ट।
द ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, थ्रू। तो कुल मिला के जहाँ गो है समथिंग का मीनिंग कन्वे हो रहा है, साथ ही साथ में 3D भी है, तो क्या मीनिंग यूज कर रहे हैं, थ्रू। और जहाँ अक्रॉस का मीनिंग आ रहा है फ्रॉम वन इन टू अदर इन, या फिर ऑन द अदर साइड, और वो 2D ऑब्जेक्ट जैसा है, तो हम लोग अक्रॉस यूज कर रहे हैं। आपने एग्जाम्पल से समझ लिया होगा, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा कि दे फ्रॉम डैश द रिवर, दे स्वैम डैश द रिवर। मैं ये बोल रहा हूं, मैं यहाँ इन भी लिख सकता हूं, एक क्रॉस भी लिख सकता हूं, और थ्रू तीनों लिख सकता हूं। अब बट जो यहाँ जो मीनिंग निकलेगा, लेकिन हम तीनों को तीन कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। तो एक एक कॉन्टेक्स्ट में पहले मैंने इन लिखा, पहले मैं यहाँ इनके कॉन्टेक्स्ट में लिखा, ये भी सही है। और जब हम दे स्वयं डैश द रिवर अक्रॉस लिखे तो भी सही है। और दे स्वम डैश द रिवर हम थ्रू लिखे तो भी सही है। मैं यहाँ तीनों लिख रहा हूँ, तीनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। सही तो तीनों, ये तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, तीनों का तीनों सही है, बट मीनिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है। जब हम इन यूज कर रहे हैं, जब हम इन यूज कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं जो रिवर है वो क्या है, हमारा एरिया ऑफ एक्टिविटी है। और जब हम अक्रॉस का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये बता रहे हैं, इसका मतलब हम ये बता रहे हैं वन साइड टू द अदर साइड। इसका मतलब हम ये बता रहे हैं वन साइड टू द अदर साइड। और जब हम थ्रू लिख रहे हैं, इसका मतलब हम ये बता रहे हैं मीन्स यूज, मीन्स यूज्ड टू स्विम, मीन्स यूज टू स्विम। तो मैंने क्या कहा कि हम लिखे दे स्विम इन द रिवर, या फिर हम लिखें दे स्विम अक्रॉस द रिवर, या फिर हम लिखें दे स्विम थ्रू द रिवर। हम तीनों की पोजीशन लिख सकते हैं, लेकिन जब इन लिखते हैं इसका मतलब हुआ हमने रिवर को एज ए एरिया ऑफ एक्टिविटी यूज किया है। कैसे हम बताएंगे। दे स्विम अक्रॉस द रिवर, अगर हम अक्रॉस लिख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम रिवर को बता रहे हैं कि फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। और जब हम थ्रू लिख रहे हैं इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जो रिवर है उसका जो पानी है उसको हमने मीन्स यूज किया है स्विम करने के लिए। तो मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग पहले समझते हैं, दे स्विम इन द रिवर। तो मान लो कोई मान लो अभी तो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में तो मान लो चलो हम लोग कहीं घूमने के लिए निकले, तो घूमने के लिए निकले तो मान लो सामने में क्या आ गया, नदी आ गया, नदी आया। अब नदी आ गया तो हमने क्या किया, नदी में तैरा, तो तैरा तो मैंने नदी का जो पानी था उसका कैसे यूज किया,
स्विम के एक्टिविटी को करने के लिए, स्विम के एक्टिविटी को करने के लिए। तो यहाँ जब हम इन लिखते हैं तो हम ये बता रहे हैं ये जो स्विम का एक्टिविटी है हमने कहाँ किया, एरिया ऑफ एक्टिविटी कहाँ है हमारा। तो ये जो एरिया है, द रिवर है, वो हमारा एक एरिया है जहाँ पे हमने स्विम करने का एक्टिविटी परफॉर्म किया। तो जब हम इन लिखते हैं तो हम यहाँ ये बता रहे हैं कि जो स्विम करने का जो जिस एरिया में हमने स्विम किया वो क्या है, रिवर है। हो सकता है कोई आदमी गया उसको लेक मिल गया, उसने लेक में जाके, जिसको हम पोखरा बोलते हैं, पोखरा में जाके उसने स्विम किया, किसी ने जाके समुद्र में जाके स्विम किया, तो उसने क्यों नहीं की। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मीन्स का यूज किया है एरिया ऑफ एक्टिविटी का रूप में। किसी ने रिवर के यूज किया एज एरिया ऑफ एक्टिविटी, किसी ने लेक को यूज किया एज एरिया ऑफ एक्टिविटी, किसी ने समुद्र को यूज किया एज एरिया ऑफ एक्टिविटी। तो एरिया ऑफ एक्टिविटी अलग अलग, जैसे हम लोग दे स्विम इन द रिवर, कोई बोलेगा दे स्विम इन द सी, दे स्विम इन द लेक। तो एरिया ऑफ एक्टिविटी की तरह यहाँ हम अगर रेफर करना चाहते हैं तो इन लिखेंगे, दे स्विम अक्रॉस द रिवर। अब मान लो कोई पर्सन है, अब मान लो मैं उसका पीछा कर रहा हूँ पीछा करते करते करते, अब जब तक पीछा करते करते गए हमने देखा कि मैं नदी के इस पार हूँ और वो नदी के उस पार पहुंच गया। मैं नदी के इस पार हूँ, इसे से है, मैं नदी के इस पार हूँ और वो नदी के उस पार पहुंच गया तैरते। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो है तैर के नदी के उस पार चला गया। मतलब अब नदी जो है एक हमारे और उसके बीच में एक लाइन की तरह काम कर रहा है, सेपरेटर की तरह काम कर रहा है, और मैं नदी के इस साइड हूँ और वो नदी के उस साइड है। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि वो उस साइड है और वो तैर के उस साइड चला गया। तो मैंने क्या लिखा, वन साइड टू अदर साइड, दे स्विम अक्रॉस द रिवर। इस साइड से, तो मैं इस साइड हूँ, वो उस साइड चला गया। तो ये बताने के लिए उसने तैर के उस साइड चला गया और मैं इसी साइड हूँ, इसलिए मैं अक्रॉस लिखा है, दे स्विम थ्रू द रिवर। अब मान लो कोई स्विम करना है, स्विम करना है तो स्विम करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो मैंने किसके पानी का यूज किया, किसी ने रिवर के पानी को यूज किया, तो मैंने रिवर जो चैनल है उसके पानी को यूज किया एज ए मीन्स ऑफ स्विम। स्विम करने की एक्टिविटी करने के लिए मीन्स यूज टू स्विम, किसका माध्यम को यूज किया, तो जो रिवर का पानी है उसको एज ए मीन्स यूज किया स्विम करने के लिए। हमने लिखा तो ये हमने समझा, हम तीनों लिख सकते हैं बट तीनों का मीनिंग जो है अलग अलग है। ये ऐसा नहीं कि किसी भी मीनिंग में कोई भी लिख देंगे, हमको क्या मीनिंग कन्वे करना है हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक, अब हमारे पास आता है दूसरा प्रीपोजिशन। आई होप आपको अक्रॉस का, थ्रू का जो यूज है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट अभी भी बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और डाउट पूछें, मैं उसको अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा प्रीपोजिशन है above, below, over, under। above, below, over, under, इसका मतलब होता है हायर देन, इसका मतलब होता है लोअर देन, इसका मतलब भी होता है हायर देन या फिर मोर देन, लोअर देन या फिर लेस देन। ये हमने देखा। अब ये जो एवब बिलो है, ये जो एवब बिलो है, इसका यूज हम कब करते हैं। पहला कि कोई चीज है, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी स्टैंडर्ड जो रेफरेंस, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस से अगर ऊपर रखा गया है, मतलब ये तो दोनों, चाहे एवब है और जो बिलो, दोनों स्टैंडर्ड रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है स्टैंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट में, दोनों का। जब कोई चीज है, कोई एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होगा,
कोई एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होगा। कोई एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होगा और उस रेफरेंस से एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, मान लो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है और इस स्टैंडर्ड रेफरेंस से अगर कोई चीज ऊपर है एवं, और इस स्टैंडर्ड रेफरेंस से कोई चीज नीचे है तो बिलो। और एवं बिलो जो वर्ड है यानी जो प्रीपोजिशन, इसका यूज हम सीक्वेंस शो करने के लिए भी करते हैं। क्या चीज करने के लिए? सीक्वेंस शो करने के लिए कि कोई चीज अगर सीक्वेंस में और इस सीक्वेंस में वो पहले है तो एवर, और उस सीक्वेंस वो बाद में है तो बिलो। ठीक, तो सीक्वेंस शो करने के लिए भी हम एवर बिलो का यूज करते हैं। और ये जो दोनों है प्रीपोजिशन, वो स्टेट की प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन ऑफ स्टेट। मतलब कोई चीज स्थिर होगा, मोशन नहीं कर रहा होगा, तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक, अब ओवर अंडर, इसका कब हम यूज करते हैं? इसका कब हम यूज करते हैं? जैसे मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल भी लिखाया था, इसका हम यूज तब करते हैं जब दो चीज वर्टिकल पोजीशन हो। जब दो चीज वर्टिकल पोजीशन हो तब यूज करते हैं। अगर मान लो दो चीज जैसे है, एक चीज यहाँ है एक, और वर्टिकल पोजीशन है, ये मान लो टेबल है वर्टिकल पोजीशन, और नीचे मान लो यहाँ कुछ कैट उठा है। ये कैट जो है वो क्या है? नीचे है। क्या लिखेंगे? अंडर। वर्टिकल पोजीशन है और उसके बीच में क्या है? गैप है, तो लिखा अंडर। अब मान लो ऐसे बिल्ली जंप कर रहा है टेबल के ऊपर से जंप कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? जंप ओवर द टेबल। ये दोनों जो है ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, ऑफ स्टेट प्लस मोशन। स्टेट और मोशन दोनों के लिए यूज किया जाता है और इसका हम तब यूज करते हैं जब दो चीज वर्टिकली पोजिशन हो। और वर्टिकली पोजिशन में अगर कोई चीज नीचे है, दो चीज वर्टिकली पोजिशन, और जो चीज नीचे है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो अंडर, और कोई चीज दो चीज वर्टिकली पोजिशन जो ऊपर है उसको रेफर करना चाहते हैं तो। जैसे कि हम बोलना चाहते हैं कैट जो है क्या है? नीचे है टेबल, हम लिखेंगे द कैट इज अंडर द टेबल। हमने जो नीचे है उसको रेफर करना चाहे, जो ये टेबल और कैट क्या था? वर्टिकली पोजीशन था, और जो नीचे उसको रेफर करना चाह रहे थे इसलिए अंडर। अब जो टेबल है और कैट है, कैट ऊपर में है, तो जो ऊपर है उसको रेफर करना चाह रहे हैं तो ओवर। ठीक, ये हमने समझ लिया। साथ ही साथ में ओवर अंडर का दो यूज और होता है, फिर आप इसको लिखिए फिर हम उसको बताते हैं। ये हो गया होगा। ये जो ओवर अंडर है इसका यूज हम तभी करते हैं जब एक चीज दूसरे चीज को टोटली
कवर कर लिया। जब एक चीज दूसरी चीज को टोटली कवर कर लिया तब भी यूज की। जैसे मान लो टेबल है, अब टेबल पर आप टेबल क्लॉथ रखो, तो टेबल क्लॉथ क्या कराता है, पूरे जो टेबल क्लॉथ है उस टेबल को पूरे कवर कर लेता है। तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द टेबल क्लॉथ इज ओवर द टेबल। द टेबल क्लॉथ इज ओवर द टेबल। ओवर क्यों बोला, क्योंकि हमने टोटली कवर हो। बट लेकिन अगर ये टेबल पर हमने ऐसा चीज रखा जो उस टेबल को टोटली कवर नहीं किया, हमने क्या बोला, द बुक इज, जैसे बुक है, तो बुक तो टेबल को टोटली नहीं कवर करता है, तो हम क्या बोलते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। दूसरा हम कहाँ यूज करते हैं, कुछ ऐसा जो, कुछ ऐसा जो अनडिजायरेबल हो। जैसे अंडर नोरिश, मतलब जितना खाना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। जो अनडिजायरेबल हो, ओवरवेट, मतलब जितना वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया तो ओवरवेट। अंडर एज, मतलब जितना एज होना चाहिए उससे कम है तो अंडर एज। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए भी हम ओवर या अंडर का यूज करेंगे। तो हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और चीज़ों को और भी बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो जो मैंने अभी आपको समझाया उसी के बेसिस पे हमें यहाँ ओवर, अंडर, एबव, बिलो इसमें से कुछ भी फिल करना है। मैंने लिखा द इंस्टीट्यूशन डज नॉट एक्सेप्ट चिल्ड्रेन डैश द एज ऑफ 15। तो जो इंस्टीट्यूशन होता है उसमें एक स्टैंडर्ड होता है कि आप जो इस एज से नीचे है, यानी कि इस एज से जो ऊपर है उसका एडमिशन नहीं हो सकता, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। द इंस्टीट्यूशन डज नॉट एक्सेप्ट चिल्ड्रेन डैश द एज ऑफ 15। तो जो इससे ऊपर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये उसका है। या फिर यहाँ पर बिलो द एज ऑफ 15। तो अगर या तो यहाँ एबव हो सकता है या तो बिलो हो सकता है, क्या उसका कंडीशन उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ओवर या अंडर नहीं होगा, क्योंकि ये एक सेट स्टैंडर्ड है। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है। इंस्टीट्यूशन का क्या है, एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है। तो यहाँ क्या होगा, या तो एबव लिखो या तो अंडर लिखो, जो भी हो। हमें यहाँ एबव लिख दिया। ठीक, द गवर्नमेंट हैड सक्सेसफुली एयरलिफ्टेड डैश 500 रेसिडेंट्स ऑफ द आइलैंड। द गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुली क्या कर लिया, एयरलिफ्ट कर लिया 500 रेसिडेंट्स को, जो 500 वहाँ जो रहने वाले लोग थे उसको निकाल लिया गया। तो अगर 500 से ज़्यादा को निकाला है, अगर 500 से ज़्यादा को, ये तो कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है। इससे ज़्यादा तो ओवर, इससे कम तो अंडर, ये कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है, ना ही कोई सीक्वेंस या सीरीज है। तो यहाँ हमको जो ओवर है वो मोर देन का मीनिंग कन्वे करता है, हाइयर देन का मीनिंग कन्वे करता है। हमको क्या चाहिए, मोर देन 500 को क्या कर लिया, एयरलिफ्ट कर लिया। तो यहाँ हमको चाहिए इतना संख्या था, इससे अधिक, इतना चाहिए संख्या था, इससे अधिक। तो स्टैंडर्ड के रेफरेंस हम नहीं बात करेंगे, 500 कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे 15 जो एज था कि इससे नीचे को एक्सेप्ट करेगा इंस्टीट्यूट, इससे ज़्यादा होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार यहाँ जो 500 कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे हम बोल सकते हैं ओवर 500 को बोलेगा ओवर 600, ओवर 700, तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, या तो ओवर होगा, कब, अगर 500 से ज़्यादा निकाल लिया तो ओवर, अगर 500 से कम निकाला होगा तो अंडर। तो ओवर अंडर यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ एवं बिलो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये बोला है कि एवं 15 को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा तो एवं, अगर बोला 15 से ज़्यादा नहीं, तो बोला 15 से जो कम है उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा तो बिलो। तो जो सिचुएशन होगा यहाँ एवं बिलो में से कुछ भी, यहाँ ओवर अंडर में से कुछ भी लिखा जा सकता है। दिस प्लेस इज 300 माइल डैश द सी लेवल। जो सी लेवल होता है वो एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ सी लेवल से कितना ऊपर है और कोई चीज़ सी लेवल से कितना नीचे है। ये एक स्टैंडर्ड होता है। सी लेवल क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। 300 माइल्स above the sea। देर हम, अब कोई चीज लटक रहा है, मान लो कोई चीज लटकलाफ क्या होता है, मतलब होता है चट्टान, मतलब होता है चट्टान। अब चट्टान जो है वो लटक रहा है। अगर कोई चीज हैंग है तो वर्टिकली पोजीशन ही होता है। अगर कोई चीज हैंग है, हैंग मतलब लटकना, तो वर्टिकली पोजीशन ही होगा। देयर हैंग अ क्लाफ ओवर द सी। यह एक सी और क्लाफ के बीच
ये दोनों वर्टिकली पोजीशन है, इसको हम रेफर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज हैंग कर रहा है मतलब वो वर्टिकली पोजीशन है, और वो वर्टिकली पोजीशन है तो वर्टिकली पोजीशन का रिलेशन कौन शो करता है? ओवर या अंडर? तो ओवर द सी। सी के अंदर तो कोई चट्टान नहीं लटक रहा होगा, सी के ऊपर ही लटक रहा होगा, ठीक। और यहाँ सी एक स्टैंडर्ड है जिसके 300 मील ऊपर एक प्लेस है, तो सी एक स्टैंडर्ड हो गया। तो ऐसे कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अपने कंसेप्ट को और भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कुछ और सेंटेंस लिखा है हमारे पास, जैसे लिखा माय फ्रेंड लिव्स ऑन द डैश फ्लोर डैश माइन, एवर फ्लोर बिलो फ्लोर, फ्लोर बिलो फ्लोर। तो मान लो यहाँ क्या होता है, बिल्डिंग है, ये क्या है? एक बिल्डिंग है। माय फ्रेंड लिव्स ऑन द फ्लोर एवर माइन बिलो माइन ओवर माइन अंडर माइन, क्या होगा? ये जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग में जो फ्लोर होता है वो क्या होता है? एक सीक्वेंस में होता है। ए होगा, पहले फर्स्ट फ्लोर होगा, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे जाता है। तो जो बिल्डिंग होता है उसमें जो फ्लोर होती है वो क्या होती है? सीक्वेंस में होती है। तो हमें ये बताना है कि जो दो फ्लोर है, जो दो फ्लोर है वो किस सीक्वेंस में है, हमें ये बताना। तो मैंने क्या बताया था, अगर हमें किसी चीज़ के सीक्वेंस को रेफर करना हो तो वहाँ हम एबव बिलो का यूज करते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो फ्लोर है उसके फ्रेंड का उससे एबव है या बिलो है, तो यह सीक्वेंस रेफर कर रहे हैं। अगर ऊपर है एबव, अगर नीचे है तो बिलो। ओवर अंडर नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ सीक्वेंस शो कर रहे हैं। अब देयर इज अ कैट डैश द टेबल। अब टेबल है, तो ये जो टेबल है तो कोई जैसे सी था, सी क्या था? एक स्टैंडर्ड था, क्योंकि सी एक स्टैंडर्ड मान के हम लोग मेजर करते हैं कोई चीज उससे ऊपर है या नीचे। लेकिन टेबल तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और किसी का टेबल हो सकता है इतना बड़ा हो सकता है किसी का टेबल इतना ऊंचा हो। तो टेबल कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, टेबल कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो ओवर या एबव बिलो तो होगा नहीं, एबव बिलो स्टैंडर्ड के लिए यूज किया जाता है। अब या तो ओवर होगा या तो अंडर होगा। अगर हम बोलते हैं ओवर है, ओवर तो मतलब ये बोलना चाहती है टेबल है और एक कैट है, कैट हवा में है। ओवर तो हम किसके लिए यूज करते हैं? जो ऊपर है, जो ऊपर है तो कैट इज ओवर। अगर ओवर है तो मतलब टेबल से ऊपर है, अगर ये टेबल से ऊपर है मतलब हवा में है। ऐसा हो नहीं सकता है, तो हम क्या लिखेंगे? अंडर द टेबल। अब कैट जंप, अब कैट क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। अब ऐसे जंप तो कर सकता है, कैट जंप ओवर द टेबल, जंप तो कर सकता है टेबल के ऊपर से। तो यहाँ मोशन भी हो रहा है, और मोशन का जो हमारे पास प्रीपोजिशन होता है या तो ओवर होता है या तो अंडर होता है। ऊपर है तो क्या हो जाएगा? ओवर, ठीक। यही हमने समझ लिया। अब यहाँ मैंने लिखा ही कीप द फोन डैश द पिलो, डैश द पिलो। अब एक पिलो है, अब कोई अगर पिलो के नीचे फोन को रख दे, पिलो के नीचे रख दे, ये जो पिलो है क्या कर लेगा? ही कीप द फोन अंडर द पिलो। अगर फोन को अगर पिलो के नीचे रख दे तो ये जो पिलो है इस फोन को क्या करेगा? पूरा तो पूरा कवर कर लेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर द टेबल। लेकिन अगर कोई फोन को क्या कर दे, अब ये जो पिलो है इसके ऊपर रख दे, तो क्या ये फोन इस पिलो को पूरा पूरा कवर कर लेगा? नहीं करेगा। तो चूंकि पूरा पूरा कवर नहीं करेगा तो उस केस में हमारे पास जो प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है वो क्या होता है? ऑन। क्या यूज करना पड़ता है? ऑन, ठीक। ही कीप्ड द पिलो, ठीक उसी प्रकार ही कीप द पिलो। अब फोन है, अगर उसने फोन के ऊपर पिल्लो रख दिया है तो हम इसके लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात करें? पिलो। तो पिलो क्या है? फोन के ऊपर है।
और उसने क्या किया, फोन को पूरा पूरा कवर कर लिया है। कीप द फोन ओवर द पिलो। अब नीचे रखा है तो नीचे के लिए हमारे पास एक ही प्रीपोजिशन है, अंडर द टेबल। अंडर ही क्यों सर, बिलो हमने कहीं नहीं लिखा, क्योंकि जो तकिया होता है कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है कि एक स्टैंडर्ड है इसके नीचे रखा गया। तो अंडर के लिए तो हमेशा नीचे अंडर ही होगा, मतलब नीचे के लिए। लेकिन जब ओवर की बात हो, यानी कि ऊपर की बात हो, तो अगर हम ऊपर रख रहे हैं और जिस चीज को ऊपर रख रहे हैं वो उस जिस पे रखा जा रहा है उसको अगर पूरी कवर कर लिया, जैसे मैंने इसको रखा, पिलो को रखा फोन के नीचे रखा, और हम बात किसकी कर रहे हैं, फोन, हम फोन की पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा दिया कीप द फोन अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। दूसरा हमने क्या लिखा, फोन को कहाँ रखा, ऑन द पिलो, फोन को कहाँ रखा, ऑन द पिलो। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ ऑन इसलिए लिखा क्योंकि फोन जो है इस टेबल को पूरा पूरा ढक नहीं रहा है। अगर ढक लिया होता तो हम क्या लिखते, ओवर। जैसे यहाँ पिलो है, हम पिलो की डिस्कस कर रहे हैं, पिलो को बता रहे हैं कि पिलो का पोजीशन कहाँ है। तो पिलो क्या है, यहाँ हम फोन का पोजीशन बता रहे हैं, तो यहाँ पिलो का पोजीशन हम बता रहे हैं जो पिलो है फोन के ऊपर है। तो ये जो फोन के ऊपर है उसने फोन को क्या कर दिया, पूरा पूरा कवर कर दिया, ढक जाएगा फोन, ऐसे पूरा दिखेगा नहीं, इसलिए ओवर। और अगर हम पिलो को नीचे रखें तो उसके लिए हमारे पास अंडर एक ही कोई पोजीशन है, क्योंकि हम बिलो नहीं लिख सकते। बिलो हम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने क्या बोला था, जो एबव है बिलो है हम तब यूज करते हैं जब बताया एक सेट स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड के लिए सी एक सेट स्टैंडर्ड है, तकिया कोई स्टैंडर्ड नहीं होता जिसके रेफरेंस में हम एबव बिलो यूज करें। ठीक, अंडर ही यूज करना पड़ेगा, समझ गए। यहाँ मैंने फिर से दो सेंटेंस लिखा है आपके लिए। मैंने लिखा है हिज बुक वाज डैश द टेबल, ही लेड अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ टेबल क्लॉथ डैश द टेबल। तो हिज बुक वाज कहाँ है, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल कहाँ होगा, क्योंकि जो बुक है वो क्या नहीं करेगा, टेबल को पूरा पूरी कवर नहीं करेगा। मान लो ये टेबल है और मैंने इस पे बुक रख दिया, इस पे बुक रख दिया, तो क्या ये इसको कवर कर लेगा, नहीं करेगा। तो ऑन द टेबल, और यहाँ क्या हो जाएगा, ओवर द टेबल। अब ये जो टेबल है इस पे मैंने क्या किया, एक टेबल क्लॉथ रखा, टेबल क्लॉथ रखा, तो टेबल क्लॉथ क्या करेगा, इसको पूरा कवर कर लेगा, इसलिए हमने लिखा ओवर द टेबल। ठीक, ये हमने समझा ऑन द टेबल क्यों लिखते हैं और ओवर द टेबल कब लिखते हैं, दोनों हमने समझ लिया। अब यहाँ फिर से मैंने दो सेंटेंस लिखा, तो यहाँ मैंने लिखा कि ही ले डैश द शेड ऑफ ट्री, ही ले डैश द शेड ऑफ ट्री। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने कहा यहाँ लिखा जाएगा इन और यहाँ लिखा जाएगा अंडर, ऐसा का है, ऐसा का है। शेड, शेड मतलब क्या होता है, शेड मतलब होता है छांव, छांव। तो मान लो पेड़ का छाया है, पेड़ के छांव में शेड में कोई आदमी जाके लेट गया। अगर कोई आदमी पेड़ के छांव के छांव में लेट जाता है तो क्या जो पर्सन पेड़ के छांव में जाके लेटा है, क्या उसके उस पर्सन और छाया के बीच में कोई वर्टिकली पोजीशन गैप होता है, होता है, नहीं होता। तो वो जो छांव है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, तो इसका यह मान लो छांव है, यहाँ तक छांव है, मान लो सूरज अगर इधर होगा तो इस छांव में, छांव कहाँ होता है, जहाँ धूप नहीं आता उसको हम छांव बोलते हैं। तो इस छांव और पर्सन कोई वर्टिकली पोजीशन थोड़ी है,
ये छाँव तो एक एरिया है, एक रीजन है। ये छाँव क्या है, एक एरिया है और रीजन है। तो एरिया और रीजन के लिए जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो क्या है, इन। तो शेड और ट्री के बीच में, शेड और वो पर्सन के बीच में कोई वर्टिकली पोजीशन गैप नहीं है जो उसके लिए हम अंडर या ओवर का यूज करेंगे। शेड एक एरिया है, एक रीजन है जहाँ आप लेटे हुए हो, ना ही वो कोई ऐसा भी नहीं है कि आप शेड में चले जाओगे तो वो चादर जैसा तो है नहीं जो आपको पूरा कवर, जैसे हम पेड़ के छाँव में चले गए, क्या हम आपको नहीं दिखेंगे? क्या वो एक चादर है जो हमको पूरा कवर कर लेगा? जैसे मैं लिखा था टेबल क्लॉथ जो को रखा था, टेबल क्लॉथ क्या कर लिया था, पूरी तरह कवर कर लिया था टेबल। और क्या जो छाँव है हमको पूरी तरह कवर कर लेगा, मैं दिखना बंद हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं दिखते रहूंगा। तो यहाँ ना ही ओवर आएगा ना ही अंडर आएगा। यहाँ जो शेड है वो एक एरिया है। शेड क्या है? शेड इज एरिया, कोई रीजन है जहाँ धूप नहीं है, इसके लिए इन प्रीपोजिशन हो। लेकिन वही अगर हमें रिलेशन शो करना है ट्री और पर्सन, शेड छाँव के बीच में रिलेशन शो करना है तो इन यूज होगा। लेकिन वही आप रिलेशन शो कर रहे हो ट्री और पर्सन के बीच में, तो नीचे पर्सन है, ऊपर ट्री है, उसका ब्रांच है, तो उसके बीच में वर्टिकली गैप होगा। अब ट्री के साथ रिलेशन शो करें तो ये ब्रांच है, इसके बीच में वर्टिकली गैप है, तो हम अंडर लिखेंगे। बट जब हम शेड और ट्री के बीच में, पर्सन के बीच में रिलेशन शो करेंगे तो इन लिखेंगे, वहां कोई वर्टिकली पोजीशन गैप नहीं है। ठीक, ये हो गया। You should not drive 80 mile per hour on this road। हम बोल रहे हैं कि तुमको इस रोड पर 80 माइल पर आवर से अधिक नहीं चलाना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, वी शुड नॉट, मतलब ये जो कर रहा है वो क्या है, अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है, जिसे हम नहीं चाहते। मतलब उसको बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा मत चलाओ, 80 से ज्यादा मत चलाओ। मतलब वी शुड नॉट ड्राइव ओवर क्या, 80 माइल पर आवर ऑन दिस। तो जो चीज अनडिजायरेबल हो उसके लिए भी हम ओवर या अंडर का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओवर एज, मतलब जितना एज होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। अंडर एज, अंडर एज बोलते अंडर एज है, इसको काम नहीं कराना, ये अंडर एज बच्चा है, इसको हम नहीं काम करा सकते, 15 से नीचे है तो क्या बोलते हैं, अंडर एज। अब कोई आदमी है जो मान लो कि कोई वैकेंसी हो 30 वर्ष के लिए आपके लिए वैलिड है, उसके बाद आप उस वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलते हैं, ओवर एज हो गया, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया। ओवर वेट, अब कोई पर्सन है उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, ओवर वेट है, ओवर वेट पर्सन है। ओवर स्मार्ट बोलते ज्यादा स्मार्ट में ओवर स्मार्ट बनता है, ओवर स्मार्ट बनता है तो हम बोलते हैं ना, वही होगा। अंडर नोटिस, अंडर नोटिस्ड, ओके हमारा ओवर कॉन्फिडेंट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, ऐसे ओवर एज, जितना एज होना चाहिए था, जितना डिजायरेबल एज होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। अंडर एज मतलब जितना एज होना चाहिए आपका एज उससे कम है। ओवर मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। अंडर मतलब जितना होना चाहिए उससे कम है। ओवरवेट मतलब जितना वेट आपका होना चाहिए उससे ज़्यादा है। अंडर ओवर स्मार्ट मतलब जितना स्मार्ट होना चाहिए आप उससे ज़्यादा स्मार्टनेस दिखा रहे हो। अंडर नॉरिश मतलब जितने खाना पीना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो अंडर नॉरिश। ओवर कॉन्फिडेंट, जितना कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए उससे ज़्यादा ही दिखा रहे हो तो ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब जो चीज़ अनडिजायरेबल है उसमें ओवर, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा तो ओवर, जितना होना चाहिए उससे कम तो अंडर। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तो लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।